तो अपन लोगों ने क्या क्या देख लिया, अपन ने कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन देख ली, अपन समझ गए भाई क्या है कोनिक सेक्शन। कोई हमसे बोले व्हाट इज कोनिक सेक्शन तो अपन बता सकते हैं। दूसरी चीज अपन लोगों ने सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज देखी, जो कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन है उससे क्या क्या ज्योमेट्री मिल सकती है वो भी अपन ने देख लिया। तीसरी चीज अपन ने देखी कि भैया इसका नाम कोनिक सेक्शन ही क्यों पड़ा, कुछ और नाम क्यों नहीं पड़ा। चौथी चीज जो बहुत ज्यादा काम किया ये बात देखते हैं। अब अपन बात करेंगे जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन एंड व्हाट ऑल रिप्रेजेंट्स। अब हम बात करेंगे एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन की और वो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन एंड व्हाट ऑल इट रिप्रेजेंट्स। एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन कैसे दिखाई पड़ती है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। अब सवाल उठता है कि ये जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ये क्या क्या रिप्रेजेंट करती है। अब बात करें जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन से कनेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कहते हैं डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू होती है abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। यह जो क्वांटिटी है यह क्वांटिटी कहलाती है डेल्टा। इसको डिटरमिनेंट में भी लिखा जा सकता है ये लीजिए, इसका डिटरमिनेंट नोटेशन है। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको ले दे कि यही चीज मिलेगी। अब देखिए अब हम कैसे पता लगाएंगे, मान लो आपको कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन दे दी, कुछ भी लिख दिया सेकंड डिग्री में। आईटी जेई के सिलेबस में बेसिकली सेकंड डिग्री कर्व ही है, सारे सेकंड डिग्री के। अब आपको एक सेकंड डिग्री इक्वेशन दे दी और आपसे बोला जा रहा है क्या रिप्रेजेंट करता है क्या है, तो आप सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो डेल्टा जीरो निकल के आएगा या डेल्टा नॉन जीरो निकल के आएगा। अगर डेल्टा आपका जीरो निकल के आता है तो इसका मतलब है डीजेनरेट कोनिक। डीजेनरेट कोनिक का मतलब हो गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। लेकिन अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो इसका मतलब है कर्व दैट इज कोनिक सेक्शन। डेल्टा जो है वो रिलेटेड है कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर है कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर नहीं है, यूं समझ लें। एग्जैक्टली डेल्टा वो नहीं है एक्चुअली। बहुत सारे बच्चे तो सोचते हैं कि डेल्टा जो है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी है। नहीं, डेल्टा डायरेक्टली फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी नहीं है, पर डेल्टा उस दूरी से रिलेटेड है। तो डेल्टा अगर जीरो है इसका मतलब है कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। इसका ज्योमेट्रिकल मतलब होगा फोकस ऑन डायरेक्ट्रिक्स। और अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो इसका मतलब है फोकस नॉट ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ये समझो, अगर डेल्टा जीरो है तो उसका मतलब है कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर है, और अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो उसका मतलब है कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर नहीं। क्या बात समझ में? अब देखिए डेल्टा जीरो है तो अब ये तो समझिएगा भैया स्ट्रेट लाइन मिलेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिली। लेकिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगी कैसे, आइए इसके बारे में धीरे धीरे बात करते हैं। सुनो ध्यान से, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है तो आपको मिलेंगी टू डिस्टिंक्ट लाइन्स। अगर यहीं पर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो है तो आपको मिलेंगी टू पैरेलल लाइन्स। और अगर यहीं पर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो है तो आपको मिलेंगी टू इमेजिनरी लाइन्स। डेल्टा जीरो होने के बाद अब लाइन्स तो मिल रही है। कैसी लाइन्स मिल रही है? रियल है, इमेजिनरी है, डिस्टिंक्ट है, वो अपन बता सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर आज एक कर्व और कोनिक सेक्शन की बात करते हैं।
अब अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो मिल तो कर भी रहा है, लेकिन कर्व कैसा है ये बात करें। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो है तो आपको मिलेगा हाइपरबोला। अगर यहीं पर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो है तो आपको मिलेगा पैराबोला। और अगर यहीं पर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो है तो आपको मिलेगा एलिप्स। और अगर एच जीरो हो गया और ए और बी बराबर हो गए तो आपको मिलेगा सर्कल। यानी ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है बहुत कमाल की चीज है, या बहुत कुछ रिप्रेजेंट करती है। इनफैक्ट जो समझ लीजिए सब कुछ रिप्रेजेंट कर देती है। ये टू डिस्टिंक्ट लाइन भी रिप्रेजेंट कर दी है, टू पैरेलल लाइन भी, इमेज लाइन भी, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, सर्किल। तो यानी कि आईआईटी जेईई के सिलेबस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने कर्व हैं यह इक्वेशन उन सब कर्वों को रिप्रेजेंट कर देती है। अगर ए जीरो, एच जीरो, बी जीरो कर दे तो ये सिंगल लाइन को भी रिप्रेजेंट कर सकते। इट बेसिकली रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल थिंग्स जो कि आईआईटी, ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रीज जो कि आईआईटी जेईई के सिलेबस में है। इसलिए कभी भी अपन को कोई भी ऐसी सेकंड डिग्री इक्वेशन दे दे तो अपन खट से चेक करके बता सकते हैं कि यह सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है। कॉपी कर लीजिए। तो भाई अपन ने कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन देख ली। भाई क्या क्या चीजें देख लिया, आप देखें। कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन अपन ने देख ली, कोनिक सेक्शन फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी देख लिया। दूसरी चीज अपन ने देखी कि वह फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या क्या रिप्रेजेंट करती है, उससे क्या क्या ज्योमेट्री निकल के आती है। तीसरी चीज अपन ने देखी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, वो क्या क्या ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करता है। चौथी चीज अपन ने देखी भाई इसका नाम कोनिक सेक्शन क्यों है। आइए पांचवी इंपॉर्टेंट बात करें, इक्वेशन ऑफ एनी कोनिक सेक्शन गिवन इट्स फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड इसेंट्रिसिटी। किसी भी कोनिक सेक्शन की इक्वेशन अगर उसका फोकस पता हो, डायरेक्ट्रिक्स पता हो, इसेंट्रिसिटी पता, भाई तीन ही चीजें हैं, काफी कुछ अपन पढ़ चुके हैं। अगर मान लीजिए आपको फोकस दे दिया जाए x1 y1, आपको डायरेक्ट्रिक्स ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और आपको इसेंट्रिसिटी दे दी जाए e। फोकस भी दे दिया, डायरेक्ट्रिक्स भी दे दिया, इसेंट्रिसिटी भी दे दिया। फोकस भी बता दिया, डायरेक्ट्रिक्स भी बता दिया, इसेंट्रिसिटी बता दिया, तीनों के तीनों उसने बता दिया। कैसे निकालेंगे इक्वेशन? बहुत आसान, PS अपॉन PM ये किसके बराबर होगा? E के बराबर, यानी PS इक्वल टू E टाइम्स PM निकल के आ जाएगा। लोकस निकालने के लिए जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है हम लोग उसको क्या मान लेते हैं? H कॉमा के। तो यहां पर भी P पॉइंट को पहले हम H कॉमा के एज्यूम कर लेंगे। P पॉइंट को जैसे ही आपने H कॉमा के एज्यूम किया तो PS का मतलब हो जाएगा H कॉमा के की फोकस से दूरी। तो कितना हो जाएगा? H माइनस x1 का होल स्क्वायर K माइनस y1 का होल स्क्वायर इसका रूट इज इक्वल टू E टाइम्स PM। PM का मतलब क्या हो जाएगा? पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्म आता है? बेहतरीन, AH प्लस BK प्लस C अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्योंकि आपको ज्योमेट्रिकल रिलेशन पहले ही पता है, वो ज्योमेट्रिकल रिलेशन आपको डिराइव नहीं करना है। ज्योमेट्रिकल रिलेशन पहले ही नोन है कि PS इक्वल टू E टाइम्स PM। बस मिल गई इक्वेशन। अब क्या करेंगे? H को रिप्लेस कर दीजिए X से और K को रिप्लेस कर दीजिए Y से, ताकि हो जाए ये जनरलाइज। स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दी मैंने, इधर ई स्क्वायर आ जाएगा, इधर ऊपर की ओर आ जाएगा ax प्लस by प्लस c का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा। मिल गई इक्वेशन। ये उस कोनिक सेक्शन की इक्वेशन है, ये उस पर्टिकुलर फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले कर्व की इक्वेशन है जिसका फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और इसेंट्रिसिटी नोन है। भाई देखो, जैसे स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर हम दो ही चीजें ढूंढते हैं, या तो लाइन के ऊपर दो पॉइंट या लाइन का पॉइंट और स्लोप। सर्किल होता है, सर्किल में भी दो ही चीजें ढूंढते हैं, सेंटर और रेडियस। लेकिन जो कोनिक सेक्शन है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, उनको डिफाइन करने के लिए, उनको एग्जैक्टली पता लगाने के लिए हमको तीन चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड इसेंट्रिसिटी। और इक्वेशन तो निकाल ही लेंगे, कोई खास बात नहीं है, सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। क्लियर है? कॉपी कर लो।
आइए एक और लास्ट चीज बेसिक्स ऑफ कोनिक सेक्शन में जो एक आखिरी चीज जाननी है वो है कुछ ऐसे टर्म, कुछ ऐसे नाम जो हर कोनिक सेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। देखो बेसिक्स ऑफ कोनिक सेक्शन में अपन ने कोनिक सेक्शन के जनरल बेसिक बातें जानी, क्या है कोनिक सेक्शन, क्यों है ऐसा इसका नाम, कैसे निकलेगी इसकी इक्वेशन, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो एक बेसिक आइडिया बिल्डअप किया। अब हम लोग शुरू करेंगे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। उसके पहले सम टर्म्स related to every conic section, कुछ ऐसे जो हर कोनिक सेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे और नोट करेंगे। जो भी कोनिक सेक्शन होगा वो हमेशा फोकस के अबाउट कर्व करेगा, ऐसे फोकस के अबाउट इस प्रकार से कर्व बनाएगा। कर्व बनाने का मतलब ऐसे फोकस के अबाउट घूमेगा। जो भी कोनिक सेक्शन होगा वो हमेशा फोकस के अबाउट घूमेगा और उसकी पीठ हमेशा डायरेक्ट्रिक्स की ओर होगी। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस बात को। एवरी कोनिक सेक्शन, बहुत सारी चीजें लिखेंगे नहीं, सुनेंगे और आप नोट करेंगे। एवरी कोनिक सेक्शन कर्व्स अराउंड द फोकस, एवरी कोनिक सेक्शन कर्व्स अबाउट द फोकस। जितने भी कोनिक सेक्शन होंगे वो सब ऐसे फोकस के इर्द गिर्द घूमेंगे, इस प्रकार ऐसे फोकस को लपेटने की कोशिश करेंगे, फोकस के यूं घूमेंगे ऐसे, और उनकी पीठ हमेशा किधर होगी, डायरेक्ट्रिक्स की ओर। कुछ को जैसे सर्किल है, सर्किल, सर्किल क्या होता है, क्योंकि सर्किल पूरी तरह क्लोज होता है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि ये सर्किल का इंटीरियर है और ये सर्किल का बाहर है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कर्व ऐसे ओपन है तो फिर इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं बता सकते भाई, तो क्लोज है तो बता सकते हैं। अब सुनो ध्यान से, जिधर फोकस लाई करता है वो कहलाएगा उस कोनिक सेक्शन का इंटीरियर, और जिधर फोकस लाई नहीं करेगा वो कहलाएगा कोनिक सेक्शन का एक्सटीरियर। कोनिक सेक्शन क्लोज्ड कर्व भी हो सकता है और यही कोनिक सेक्शन ओपन कर्व भी हो सकता है। इलिप्स एक क्लोज्ड कर्व है, जबकि पैराबोला, हाइपरबोला दोनों ओपन कर्व होते हैं। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर की डेफिनेशन, इंटीरियर और एक्सटीरियर की परिभाषा सबके लिए सेम ही होती है। जिधर लाई करता है फोकस वो होगा कोनिक सेक्शन का इंटीरियर, सिंपल, और जिधर लाई नहीं करता फोकस वो होगा कोनिक सेक्शन का एक्सटीरियर। क्या बात समझ में आई? ध्यान सुने एक एक चीज को, सुनिए ध्यान से। हाँ, एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास होगी और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगी, एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास होगी और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगी, वह कहलाएगी एक्सिस। एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास होगी और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगी, वह कहलाएगी एक्सिस। एक विशेष लाइन जो फोकस से पास होगी और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगी, क्या कहलाएगी? एक्सिस। इस एक्सिस का और जो कोनिक सेक्शन कर्व है, एक्सिस का और कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको ए से डिनोट करेंगे और वह कहलाएगा वर्टेक्स। एक्सिस का और कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट ए से डिनोट करेंगे और वह कहलाएगा वर्टेक्स। बिल्कुल ध्यान देना, एक्सिस का और कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट ए से डिनोट करेंगे और वह कहलाता है वर्टेक्स। एक्सिस का और डायरेक्ट्रिक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट Z से डिनोट करते हैं और यह कहलाता है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहलाता है? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। बिल्कुल ध्यान सुनना है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब सुनिए और ध्यान से, एक ऐसी कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, एक ऐसी कॉर्ड, ऐसी कितनी कॉर्डें होंगी जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगी? करोड़ों कॉर्डें एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगी, ऐसे 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 करोड़ों कॉर्डें एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगी। कोई भी कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी वह कहलाएगी डबल कोऑर्डिनेट। सब नाम ध्यान रखने हैं। कोई भी कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी वह कहलाएगी डबल कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट, एक कोई भी कॉर्ड, एक नहीं कोई भी कॉर्ड जो फोकस से पास करेगी, कोई भी कॉर्ड जो फोकस से पास करेगी वह कहलाएगी
फोकल कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड जो फोकस से पास करेगी क्या कहलाएगी? फोकल कॉर्ड। कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट ले ले, कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट ले ले, उसकी जो फोकस से दूरी, कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट ले ले तो उसकी जो फोकस से दूरी होती है एसपी, वह कहलाती है फोकल डिस्टेंस। क्या कहलाती है? फोकल डिस्टेंस। क्या कहलाती है? फोकल डिस्टेंस। कोई भी कर्व के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है तो उसकी फोकस से दूरी क्या कहलाएगी? फोकल डिस्टेंस। शब्दों पर ध्यान दें, उसकी फोकस दूरी क्या कहलाएगी? फोकल डिस्टेंस। एक विशेष कॉर्ड जो फोकस से पास भी होगी और एक्सिस के परपेंडिकुलर भी होगी, यानी एक ऐसी कॉर्ड जो फोकल कॉर्ड भी होगी क्योंकि फोकस से निकल रही है और डबल ऑर्डिनेट भी होगी क्योंकि परपेंडिकुलर है, इस विशेष कॉर्ड को कहते हैं लेटस रेक्टम। क्या कहते हैं? बड़ा अजीब सा नाम है लेकिन यही कहते हैं, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम एक ऐसी कॉर्ड है जो फोकस से पास भी करेगी और परपेंडिकुलर भी होगी, यानी लेटस रेक्टम डबल ऑर्डिनेट भी होगी और फोकल कॉर्ड भी होगी। वर्टेक्स, वर्टेक्स पर जो टेंजेंट आप खींचते हैं, वर्टेक्स पर जो टेंजेंट आप खींचते हैं वह कहलाती है टेंजेंट एट वर्टेक्स। वर्टेक्स पर जो टेंजेंट आप खींचेंगे वह कहलाएगी टेंजेंट एट वर्टेक्स। वर्टेक्स पर जो टेंजेंट आप खींचेंगे वह कहलाएगी टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्या सारे नाम सब बच्चों को समझ में आए? अच्छा, एक छोटी सी बात सोचो, ये जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है ए, ये भी कर्व के ऊपर है। जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है ए, ये भी कर्व के ऊपर है। अच्छा, कर्व के ऊपर का हर पॉइंट फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए एएस यानी उसकी दूरी फोकस से डिवाइडेड बाय एजेड, ये हमेशा इसेंट्रिसिटी ई के बराबर होगा। यानी कॉमन सेंस की बातों, कोई नई बात नहीं बोली, थोड़ा दिमाग लगाएंगे समझ में आएगा। वर्टेक्स की दूरी फोकस से डिवाइड बाय वर्टेक्स की दूरी डायरेक्ट्रिक्स से। जब मैं बोलता हूं वर्टेक्स की दूरी डायरेक्ट्रिक्स से तो मतलब कैसी दूरी? परपेंडिकुलर दूरी। कैसी दूरी? परपेंडिकुलर दूरी। तो वर्टेक्स की दूरी फोकस से डिवाइड बाय वर्टेक्स की दूरी डायरेक्ट्रिक्स से हमेशा किसके बराबर होगा? इसेंट्रिसिटी ई के बराबर होगा। हमेशा किसके बराबर होगा? इसेंट्रिसिटी ई के बराबर होगा। क्या बात समझ में आई? एक आखिरी चीज छोटी सी जो आपको काम देगी, ये अपन को पहले ही पता, सर्किल के चैप्टर में इंट्रोड्यूस भी करवाया था और थोड़ा सा मैं भी बता देता हूं। फॉर एनी सेकेंड डिग्री कर्व, किसी भी फॉर एनी सेकेंड डिग्री कर्व, किसी भी सेकेंड डिग्री कर्व के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 ऑन इट। ऑन इट को मैंने कैपिटल में लिखा है ताकि आपका ध्यान जाए। कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व है, मान लीजिए कर्व, और इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट x1 y1 है। कर्व के ऊपर एक पॉइंट x1 y1 है और इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। किसकी इक्वेशन चाहिए? टेंजेंट की। कर्व के ऊपर एक पॉइंट x1 y1 है और कर्व के ऊपर इस पॉइंट x1 y1 पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। तो कर्व के इस पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन कैसे मिलती है? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे वाई y1 से, एक्स को रिप्लेस कर देंगे x प्लस x1/2 से, y को रिप्लेस कर देंगे y प्लस y1/2 से, और अगर x इंटू वाई दिख रहा है, वैसे आमतौर पर आएगा नहीं, तो इसको रिप्लेस कर देंगे x y1 x1 y/2 से। अगर कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व है, यानी सर्किल के लिए भी चलेगा, पैराबोला के लिए भी चलेगा, इलिप्स के लिए भी चलेगा, हाइपरबोला के लिए भी चलेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के सब के लिए चलेगा। तो अगर कर्व के ऊपर, विशेष बात यह है कि यह पर्टिकुलर ट्रिक या यह पर्टिकुलर मेथड या पर्टिकुलर तरीका केवल तभी काम करेगा जब x1 y1 कर्व के ऊपर होगा। अगर कर्व के ऊपर कोई पॉइंट x1 y1 है और वहां पर आपको लिखनी है टेंजेंट की इक्वेशन, तो आप बड़े आराम से उस पॉइंट पर लिख सकते हैं टेंजेंट की इक्वेशन। कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को वाई y1 से, एक्स को इससे, वाई को इससे, एक्स y1। और जैसे आप रिप्लेस करेंगे
आपको मिल जाएगी उस कर्व के x1 y1 पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन। क्या ये बेस सम टर्म्स रिलेटेड टू एवरी कोनिक सेक्शन समझ में आए? ये जो टर्म अपन ने बता दिए हैं ये हर कोनिक सेक्शन के अंदर भर भर के काम में है, फिर अपन इनका यूज करेंगे। कॉपी कर लो और जो थ्योरी अपन ने पढ़ ली उस थ्योरी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। ये जितने क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं ये जो अपन ने बेसिक्स ऑफ कोनिक सेक्शन को कवर किया है इसके अंदर बहुत सारी बातें इसके अंदर कवर होंगी। इन इलस्ट्रेशन को ध्यान से देखें, इलस्ट्रेशन ही सही मायने में लर्निंग है। अच्छा देखो, पहला ये कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट। तो भाई सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन है। अब हम लोग सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑलरेडी खेलना जानते हैं, तो यह जो गिवन सेकंड डिग्री इक्वेशन है हम पता करना चाहते हैं कि यह गिवन सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है। चलो कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से। इससे कंपेयर करते हैं। अगर हम कंपेयर करें तो बड़े आराम से a की वैल्यू 6 आ जाती है, b की वैल्यू 3 आ जाती है, c की वैल्यू -2 आ जाती है, f की वैल्यू 2fy 7 आ जाती है, g की वैल्यू 2gx 1 आ जाती है, h की वैल्यू -5/2 आ जाती है। ये हमारे पास abc और fgh की वैल्यू आ गई। आइए अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे डेल्टा। और देखें कि डेल्टा 0 आता है कि नॉन जीरो आता है कि क्या आता है। तो डेल्टा होता है abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। तो a इंटू बी इंटू सी, 6 से 18 टू द माइनस 36 प्लस 2fgh, दिस इंटू दिस। तो 2 से 2 कट जाएगा, 7 5 से 35, तो माइनस 35 आ जाएगा, माइनस af स्क्वायर। तो 7 7 का 49, 49 इंटू 6, तो 49 इंटू 9 6 का 54, 6 4 का 24, 294। तो माइनस af स्क्वायर माइनस 294 माइनस bg स्क्वायर, तो b इंटू जी स्क्वायर, तो -3 आ जाएगा और तो कुछ दिख नहीं रहा, माइनस h स्क्वायर। h स्क्वायर करूंगा तो 25/4 इंटू 2, 25/2 प्लस 25/2। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो किसी भी तरीके से जीरो तो नहीं है। अब चूंकि ये जीरो नहीं है तो पक्का ये कोई ना कोई कर्व या कोई ना कोई कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो देखें कर्व या कोनिक सेक्शन की बात करते हैं। अब कौन सा कर्व कौन सा कोनिक सेक्शन है कैसे पता लगेगा? एच स्क्वायर माइनस ए बी से पता लगेगा। एच स्क्वायर का मतलब हो गया 25/4 माइनस ए बी का मतलब हो गया 18। क्लियरली ये चीज लेस देन 0 है, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है, तो शर्तिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? एलिप्स। एक और क्वेश्चन देखिए, इस बार क्वेश्चन की शक्ल बिगाड़ के दे दी गई है हमको, बहुत बेकार शक्ल है। What does root ax plus root by equal to 1 represent? तो root ax plus root by equal to 1 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। यार क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो है हमको केवल किसका देखना आता है? केवल इसका देखना आता है। अगर कोई सेकेंड डिग्री कर्व गिवन है तो हम सेकेंड डिग्री कर्व को देखकर जरूर बता सकते हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ ये तो रूट है, तो रूट तो अपने समझ में आएगा नहीं, इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड डिग्री में। तो सेकेंड डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ax प्लस बी वाई प्लस 2 रूट ए बी एक्स वाई इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग कर दी। अब ये रूट पूरी तरह गायब करने। चलो देखिए, तो यहाँ आ जाएगा ax प्लस बी वाई माइनस 1 इज माइनस 2 रूट ए बी एक्स वाई। ये आ गया। इस फिर से स्क्वायरिंग कर दें कि अपन को एक भी रूट नहीं चाहिए क्योंकि हमको रूट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। स्क्वायरिंग कर दें तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab एक्स वाई माइनस 2ax माइनस 2by इज इक्वल टू 4ab एक्स वाई। ये निकल के आ गया। सब कुछ एक साइड लाके आइए कलेक्ट करें, तो सब कुछ एक साइड लाके अगर कलेक्ट करें तो आएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस 2ab एक्स वाई आ जाएगा, माइनस 2ax माइनस 2by
और यहां पर +1 = 0। अब ठीक लग रहा है। क्यों ठीक लग रहा है? क्योंकि अब इसकी शक्ल इस फॉर्म की आ गई है जिस फॉर्म के बारे में हम सबको जानते हैं। चलिए ये आ गया निकल के। तो अब हमको कलेक्ट करना पड़ेगा। a की वैल्यू a² हो गई। अरे कौन सा a मतलब ये वाला है, x² का कोफिशिएंट। इसको हमेशा अलग से लिखा करो तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे। और b की वैल्यू कितनी हो गई भाई? b² हो गई। c की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। f, g और h, तो f की वैल्यू कितनी हो गई? -b, g की वैल्यू -a, h की वैल्यू -ab। सब निकाल लिया। अब सबसे पहले हम निकालेंगे डेल्टा। तो डेल्टा की अगर कैलकुलेशन करें तो डेल्टा आएगा abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch²। a इंटू b इंटू c, ये आ गया a² b² fgh। तो fgh माइनस 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 तो माइनस हो गया है, तो 2fgh, तो -2a² b² माइनस af² तो -a² b² माइनस bg² तो -a² b² माइनस ch², फिर से -a² b²। तो ये तो -4a² b² हो गया, जो कि 0 नहीं है। क्योंकि ये 0 नहीं है तो पक्का कोई ना कोई कर्व देगा। कौन सा कर्व देगा, कैसे पता लगेगा? h² माइनस ab, तो h² आ गया a² b² माइनस a² b², 0। तो h² माइनस ab 0 हो गया, डेल्टा भी 0 हो गया, डेल्टा नॉन 0 हो गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? पैराबोला। कॉपी कर लो और क्वेश्चन करें। तो बेसिक्स ऑफ कॉनिक सेक्शन अपने कवर कर लिया, 2 इलस्ट्रेशन ले लिया और इलस्ट्रेशन ले। इन क्वेश्चन को ध्यान देखो। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is this and डायरेक्ट्रिक्स is line this। एक ऐसे पैराबोला की इक्वेशन निकालिए। पहला इशारा इसेंट्रिसिटी देने के बजाय उसने आपको पैराबोला बोल दिया। तो पैराबोला मतलब इसेंट्रिसिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। इसेंट्रिसिटी 1 हो गई, इस पैराबोला की इक्वेशन निकाल लिए। तो कैसे निकालेंगे पैराबोला की इक्वेशन? PS = E टाइम्स PM, लेकिन E यहां पर 1 है तो सीधे PS = PM। तो कोई भी जनरल पॉइंट P हम एज्यूम कर लेंगे h, k। तो इसकी दूरी फोकस से कितनी? h-5 का होल स्क्वायर प्लस k-3 के होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू h, k की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से कितनी हो जाएगी? 3h - 4k + 1 अपॉन रूट ऑफ 3² + 4² का मॉड। क्योंकि उसने पैराबोला बोल दिया तो इसेंट्रिसिटी कितनी हो गई? 1। कि हम जानते हैं कि पैराबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है? 1। चलिए बात करते हैं। तो h को x से रिप्लेस कर देंगे और k को y से रिप्लेस कर देंगे और स्क्वायरिंग भी कर देते हैं। तो x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज 3x - 4y + 1 इसका होल स्क्वायर अपॉन 3² + 4² 25। मिल गई अपन को उस पैराबोला की इक्वेशन जिसकी ये होगी फोकस और ये होगा डायरेक्ट्रिक्स। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको फर्दर और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आइए कर लेते हैं आपके लिए केवल, या आप कर लीजिए। तो मैं केवल बोलूंगा dy। dy का मतलब डू योरसेल्फ। इक्वेशन तो यही आ गई, सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए। फाइंड द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय दिस। इस बार पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन है। x भी पैरामीटर t पर डिपेंड करता है, y भी पैरामीटर t पर डिपेंड करता है। हम लोग अप्रोच पहले मन में सोचें। अप्रोच पता है मैं क्या लगाने वाला हूं? मैं t को एलिमिनेट करूंगा, मैं t को गायब करके x और y में रिलेशन निकालूंगा। t को गायब करके x और y में रिलेशन निकाल लिया मैंने। अब t को गायब करने के बाद जो x और y में रिलेशन मेरे को मिला वो x और y का रिलेशन सेकंड डिग्री में बनाऊंगा मैं। कैसा? ax² + 2hxy + by² में। क्यों वैसा क्यों बनाऊंगा? क्योंकि भाई साहब उसी के बारे में मुझे जानकारी है। और फिर कमेंट कर देंगे। आओ देखें क्या करते हैं। पहले t को गायब करने के बारे में मैं सोच रहा हूं। x दे रखा है t²। ओ कंसिडर करिए x - y। शायद आपको भी दिख गया होगा। x में से अगर हम लोग y को घटा दें तो t² - t + 1, तो इसकी वैल्यू 2t निकल के आ गई। कितनी निकल के आ गई? इसकी वैल्यू 2t निकल के आ गई।
x माइनस वाई की वैल्यू t, तो t आ गया x माइनस वाई बाई टू। तो किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर दे, फॉर एग्जाम्पल हम x में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई टू प्लस वन, ये चीज निकल के आ गई। तो x की वैल्यू आ गई x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस x माइनस वाई बाई टू प्लस वन। 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4x इक्वल टू x माइनस वाई बाई टू, तो कट गया 2 टाइम्स x माइनस वाई प्लस वन। आओ इसको एक्सपेंड कर ले तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2x माइनस 2y प्लस वन। सबको एक साइड उधर ले आते हैं और देखें क्या बनता है, तो बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, 4x उधर जाएगा तो माइनस 4x, तो माइनस 2x माइनस 2y प्लस वन इक्वल टू 0। ये निकल के आ गया भाई साहब। अब सबसे पहले इस इक्वेशन को जांचने के लिए, परखने के लिए क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बोला है कि ABCFGH पहले कलेक्ट कर लो, उससे आप कैलकुलेशन एरर नहीं करोगे। सिस्टमेटिक होना बहुत जरूरी है ताकि कैलकुलेशन एरर 0 हो जाए। तो कलेक्ट करें A, B, C इनकी वैल्यू और F, G, H इनकी वैल्यू। तो A की वैल्यू आ जाएगी 1, B की वैल्यू 1, वहां C की वैल्यू भी 1, F की वैल्यू कितनी -1, G की वैल्यू कितनी -1, H की वैल्यू, बहुत सही वैल्यू निकल के आई है। क्या डेल्टा को पहले देखेंगे तो ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH, ABC 1 हो गया, FGH तो -2 आ गया, AF स्क्वायर -1 BG स्क्वायर -1 CH स्क्वायर माइनस, तो -4 जो कि 0 नहीं है, तो पक्का कोई ना कोई कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये कर्व कौन सा है, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है। ये जानकारी कैसे मिलेगी, एच स्क्वायर माइनस ए बी को देखकर। तो यहां पर हम करेंगे एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये तो 0 आ गया, बेहतरीन। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला। कॉपी कर लो। एक और देखो, और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, इसके अंदर उल्टा पूछा गया है। अब तक हम लोग कर रहे थे, कर्व दे रखा था और बोलता था अगर कर्व ये है, अगर ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है। अब उल्टा है, अब बोल रहा है कि अगर कर्व ये है तो बताइए लैम्डा की वैल्यू, सी की वैल्यू एंड सो ऑन। पहला क्वेश्चन देखो, ये कहता है इफ इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स डीजेनरेट कोनिक फाइंड लैम्डा। डीजेनरेट कोनिक, बताइए कोई भी चीज डीजेनरेट कोनिक कब रिप्रेजेंट करेगी, जब डेल्टा 0 होगा। अगर डेल्टा 0 होगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डीजेनरेट कोनिक। डेल्टा 0, तो आइए इसका डेल्टा निकालना पड़ेगा। ए बी सी और एफ जी एच, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू लैम्डा फाइंड आउट करनी। एफ 2FY1 0, डेल्टा 0 होना चाहिए, यानी ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर 0 होना चाहिए। तो A इंटू बी इंटू सी माइनस लैम्डा हो गया, 2FGH 0 हो गया, माइनस AF स्क्वायर -1 हो गया, माइनस BG स्क्वायर दिस तो 1 प्लस 1 हो गया, माइनस 0 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो माइनस लैम्डा 0 यानी लैम्डा शुड कम आउट टू बी 0। कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन था। तो अगर लैम्डा की वैल्यू 0 होगी तो ये पर्टिकुलर चीज क्या रिप्रेजेंट करेगा, डीजेनरेट कोनिक। एक और क्वेश्चन देखो, इफ दिस रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट फाइंड लैम्डा। ऐसा कब होगा कि कोई सेकेंड डिग्री इक्वेशन पॉइंट को रिप्रेजेंट करे, रिप्रेजेंट अ पॉइंट। पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा 0 होना चाहिए और एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 होना चाहिए। दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व, इलस्ट्रेशंस को ध्यान से देखें, सीखें, याद रखें, समझें। जो हमारी सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy, वो कब पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी, जब डेल्टा 0 होगा और एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 होगा। अच्छा चलिए वापस से, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी लैम्डा निकालना है, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2, g की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/2,
और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ। तो हमारे पास ए बी सी एफ जी सबकी वैल्यू लिख ली। हमेशा सबकी वैल्यू लिख ले, उससे कैलकुलेशन एरर नहीं होगी। चलिए अब निकालते हैं ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस ये जीरो करना है। चलो A इंटू बी इंटू सी 6 लैम्डा हो गया 2FGH, तो F इंटू जी इंटू H, तो 5 3 15 माइनस 15/8, तो माइनस 15/4 माइनस AF स्क्वायर, तो माइनस 25/2, सही है ना। F स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर, तो 3 3 9 9 27 माइनस 27/4, ये निकल के आएगा, सही है। माइनस CH स्क्वायर, तो माइनस λ/4, इसकी वैल्यू 0 निकल के आ गई। तो 6 लैम्डा माइनस λ/4 अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 आ जाएगा। आप सिंप्लीफाई कर ले और चेक भी करना पड़ेगा कि लैम्डा 4 पर h स्क्वायर माइनस AB कितना आता है। तो लैम्डा अगर 4 आ चुका है तो h स्क्वायर माइनस AB तो डिपेंड ही नहीं करता, फिर भी चेक कर लेते हैं। h स्क्वायर माइनस AB माइनस 6 क्लियरली लेस देन 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आ गई 4। तो अगर लैम्डा की वैल्यू 4 होगी तो ये आपको क्या देगा पॉइंट। एक और क्वेश्चन ऐसा ये है, वो कहता है कि दिस गिव्स एन एम्प्टी सेट, कुछ भी लोकस ना आए, कोई भी x और y की वैल्यू इसको सेटिस्फाई ना करे, एम्प्टी सेट आ जाए। तो एम्प्टी सेट कब मिलेगा? एम्प्टी सेट मिलेगा जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो और h स्क्वायर माइनस AB फिर से लेस देन 0। ये सारी कंडीशन ध्यान रखनी है। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर माइनस AB लेस देन, h स्क्वायर माइनस AB 0 से छोटा होना चाहिए। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 h स्क्वायर माइनस AB लेस देन। तो वापस से अपन पहले ABC को कलेक्ट कर लेते हैं, उससे कैलकुलेशन नहीं होती। A B C F G H, तो ABC को कलेक्ट कर लो तो A1 B1 और C तो C निकालना है। F की वैल्यू 2FY माइनस 1, G की वैल्यू माइनस, H की वैल्यू 0। तो सबसे पहले मैं तो कहूंगा h स्क्वायर माइनस AB को ही चेक करें, तो 0 माइनस 1 जो कि लेस देन 0 है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन है डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए, तो ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस ये 0 नहीं होना चाहिए। आओ देखें, ABC की वैल्यू C आ जाएगी तो 0 आ जाएगा। AF स्क्वायर तो माइनस 1, BG स्क्वायर माइनस 1 माइनस 0, तो आ गया C माइनस 2। हम ये चाहते हैं कि ये 0 ना हो, तो यानी C शुड नॉट बी इक्वल टू 2। 2 को छोड़कर कोई भी वैल्यू ले लीजिए तो एम्प्टी सेट को ही रिप्रेजेंट करेगा। कॉपी कर लीजिए।